नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्नेक्स अराउंड अस। दोस्तों, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे बहुत से आदमी आपको मिलेंगे, लेकिन जब उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे आसपास कौन है, हमारे अगल बगल कौन है, उसे व्यवहार करने में, उसे समझने में हमें बड़ी आसानी होती है। उसी प्रकार कंपटिशनल जीवन में, एकेडमिक लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर हम समझ लें अच्छी तरीके से तो हमें आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आज का वीडियो इसी बात पे समर्पित है, ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जल्दी किसी टॉपिक को नहीं समझे होते हैं। जैसे कि शुरुआती कोई टॉपिक है उसको नहीं समझे हैं और वो उसके आगे की चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये हम लोग की पूरी कोशिश है इस चैनल के माध्यम से कि जो कमज़ोर बच्चे वो भी, और जो कंपटिशनल बच्चे हैं, कम्पिटिटिव बच्चे हैं, जैसे एसएससी, जीडी या लेखपाल, पुलिस, आर्मी सबकी जो तैयारी करते हैं, या कक्षा 6 के लड़के, कक्षा 7 के लड़के, कक्षा 8 के लड़के भी, 9 के लड़के भी, तो इन सब लोगों के लिए ये वीडियो काम की है। अगर आपको संख्या के बारे में समझना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक रिक्वेस्ट है मैं यहाँ करना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़े और भविष्य में इस चैनल पे इस तरह ज्ञानवर्धक चीज़ें जो आपके एकेडमिक लाइफ में, आपके कंपटिशनल लाइफ में निश्चित रूप से आपको कुछ मार्गदर्शन करेगी, आपको जानकारी प्रदान करेगी। अगर आपको जानकारी पहले से है तो भी आपको बूस्ट करेगी, आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई फ़ायदा इससे मिलेगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है संख्या। संख्या को समझेंगे तो संख्या पद्धति भी हम समझेंगे। तो बहुत से बच्चे जानते नहीं हैं कि संख्या है क्या, संख्या कहते किसे, जबकि हम रोज़ इसको इस्तेमाल करते हैं। संख्या को रोज़ हम इस्तेमाल करते बोलते हैं। 2 कप चाय, 2 लड़के, 2 साइकिल, 1 बाइक, ये सब बोलते ज़रूर है दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन इसको हम लोग स्टैंडर्ड तौर पे, परिभाषित रूप से और उदाहरण के तौर पे कैसे इस्तेमाल करें, कैसे एकेडमिक लाइफ में, कंपटीशन लाइफ में आगे जाएं, इसको आज हम लोग सीखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो शुरू से इसको हम पूरा बताएंगे। हो सकता है कि लंबा वीडियो हो जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि आपके ऊपर आप स्किप करके देखें, आप जो है गहनता से देखें, मगर अगर आप जानना चाहते हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक बढ़िया से देखेंगे तो आपको विधिवत समझ में आएगा। ये मेरी पूरी कोशिश है। चलते हैं, पहला टॉपिक हम लेते हैं अपने वीडियो में। पहला बिंदु है हमारा संख्या। संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों, परिभाषा जो होती है कक्षा 6 की किताब में अगर हम झांक ले तो मिलता है कि जिससे अब कुछ हम गिन सकें उसे संख्या कहते हैं। जिससे हम कुछ गिन सकें उसे संख्या कहते हैं। और कुछ और जगह पे परिभाषाएं मिलती हैं कि किसी वस्तु के गिनने या मापने के लिए जो उसका जो परिमाण है, उसको लिखने के लिए जो वस्तु, जो गणितीय सामग्री प्रयोग की जाती है उसे संख्या कहते हैं। कुल मिला के जिससे हम कुछ जान सकें, जैसे मान लीजिए ये सेब है तो ये 1 सेब हो गया। अब इसको हमने लिख दिया ऐसे 1, लेकिन अगर यही सेब अगर 2 हो गया, सर अगर यही सेब मान लीजिए 2 हो गया तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये 2 हो गया, तो ये जो 2 हुआ इसके 1 + 1 से हुआ। अगर यही सेब 3 हो जाए यहाँ पे तो इसको फिर ऐसे लिखा जाता है। इसको अगर इन तीनों को लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये तो अंक हो जाते हैं। तो किसी वस्तु की संख्या कितनी है को गिनने, मापने के लिए जो गणितीय वस्तु या चिन्ह हम इस्तेमाल करते हैं उसको संख्या कहते हैं। ये तो भी परिभाषा। हम अपने निजी जीवन में और व्यवहारिक जीवन में इसको समझे बढ़िया से, अच्छे से, ताकि हमें किताबी जो उत्तर देना हो तो उसको अच्छे से दे पाएँ, समझ पाएँ, ताकि हम किताबों से जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं उससे जुड़ पाएँ, उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो जैसे ये 40 है, ये 50 है, ये सब संख्याएं हैं। और इसमें जो ये प्रयुक्त हुआ है इसको अंक कहते हैं। अंकों की बात पहले कर लेते हैं। अगर इसको पूरा पूछेंगे तब ये 40 कहा जाएगा, तब इसको संख्या कहेंगे, लेकिन अगर 0 को पूछेंगे तो ये संख्यांक कहा जाएगा।
इसका नाम हो जाता है संख्यांक। और 5000 अगर एक लिखा है या 25,000 एक लिखा है तो ये एक संख्या है, यह एक संख्या है। और इसमें प्रयुक्त होने वाले जो अंक हैं उसको संख्यांक कहा जाता है। अब संख्यांकों के आधार पे, इससे पहले हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, कोई वस्तु कितनी है, इसको जिस गणितीय वस्तु या जिस गणितीय सामग्री का इस्तेमाल करके या जिस चिन्ह से इसको प्रदर्शित किया जाता है उसे अंक कहते हैं, उसको हम अंक कहते हैं। और अंक जो है हिंदू अरेबिक सिस्टम में, जैसे ये देख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 काम अलग 9 हैं, ये 9 तक कुल मिला के 10 हो जाते हैं। और ये इनको इस तरह से भी लिखा जाता है, और इनको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी लिखा जाता है। आजकल के व्यवहार में, लोक व्यवहार में इसी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये इस्तेमाल अब लगभग 9 के बराबर होता है। और ये उसी चीज़ को, एक चीज़ को एक वस्तु दिखाना, ये उर्दू में ये अंक हैं, ये सारे अंक जो है उर्दू में, जो कि इस्तेमाल बहुत कम होते हैं। तो ये हो गए अंक। इनको मिला के जब हम, जिस प्रकार अक्षर को मिलाने से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार अंकों को मिलाने से संख्या बन जाती है। तो अगर कोई लड़का पूछ देता कि सर 1 2 3 4 5 ये सब है क्या, तो ये अंक भी हैं, क्योंकि इससे हम कुछ गिन सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये संख्या भी है। और 1000 10,000 2000 25 26 12 13 ये भी संख्याएं हैं। तो संख्या जान गए। अब फिर इसको लिखने की कुछ पद्धति विकसित हुई है, जिसको हम दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। पद्धति का मतलब सिस्टम, नियम, जिसके अंतर्गत हम लिख सके, उसको लिखे पढ़े सब लोग जाने, उसको दार्शनिक प्रणाली कहते हैं, डेसिमल सिस्टम। अब इसकी कुछ खूबियाँ होती हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। जो मैं बातें बता रहा हूँ खास बातें मैं बता रहा हूँ, जिसे आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने लिख दिया 25, तो लिखते दोस्तों इसको बाएं तरफ से है, लेकिन पढ़ते इसको दाएं तरफ से है। और इसकी एक खूबी है, चूंकि ये जहाँ से शुरू हुआ है लिखना और पढ़ना, ये टोटल संख्या में 10 होते हैं, इसलिए इसका नाम है दार्शनिक प्रणाली। और इसकी एक खूबी और है कि हर अंक अपने अगल बगल वाले का या तो 10 गुना होता है या 10वां हिस्सा होता है। इस वजह से इसका नाम जो है दार्शनिक प्रणाली है। जैसे ये इधर से पढ़ेंगे, इसको इकाई की जगह पे है, दहाई की जगह पे है, और ये जो है इसका 10 गुना है, सैकड़ा की जगह पे, कोई भी अंक ले सकते हैं। तो ये जो है सैकड़ा की जगह पे है, ये जो है 1000 की जगह पे है। तो इधर से पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा। जब बचपन में कक्षा 1 तो नहीं, लेकिन 3 4 5 6 7 वगैरह तक ये बातें आती हैं, बच्चे इसे खींच के स्थानीय मान निकाला करते हैं। इसके मान के आधार पे इसको हम समझेंगे, इसकी जरूरत यहाँ पड़ती है बताने के लिए। ये 5 जो है ये कितना है, अगर यहाँ पे 5 आया तो वो कितना है। तो यहाँ पे जो 5 आया, जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं तो उस समय हम ड्राइवर कहे जाएंगे, अगर हम जहाज उड़ा रहे हैं तो पायलट कहे जाएंगे, अगर हम मर गए तो हमें लाश कहा जाएगा, अभी पढ़ा रहे हैं तो हमको आप एजुकेटर कह सकते हैं, कोच कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं, ट्यूटर कह सकते हैं। और इस 5 का मान अगर देखें तो ये जो है इकाई के स्थान पे, इसलिए इसकी वैल्यू सिर्फ 5 है। इसमें 5 में 1 का गुणा होगा 5 हो जाएगा। और इसमें जो है 2 को यहाँ खींच के लाए, 2 में किस स्थान पे उस सब देखते हैं, इकाई दाई, तो इसमें 10 का गुणा होगा। इस हिसाब से हम जो मान निकाल रहे हैं, ये स्थान के हिसाब से, किस जगह पे आपकी पोस्टिंग क्या करते हैं, उस हिसाब से प्लेस वैल्यू बनती है। जैसे अभी हमने कहा कि हम जहाँ पे काम करते हैं उस समय, अभी हम नाली साफ करेंगे तो हमें सफाई कर्मी कहा जाता है। उसी प्रकार यही चीज़ यहाँ आ गई, तो इस जगह पे जाने की वजह से इसका वैल्यू जो है ये 10,000 की जगह चला गया, तो इसका जो वैल्यू है 50,000 हो जाएगा। तो ये हो गया स्थानीय मान। स्थानीय मान को हम समझ लिए, तो अब हम चलते हैं, इसके समकक्ष कुछ और नाम है, इसको, इस संख्या को कुछ और जगह पे कुछ और कहा जाता है। जैसे ये कहीं भी रहे तो हमेशा 5 ही कहा जाएगा, 5 ही रहेगा, तो उस दृष्टिकोण से इसको हम वास्तविक मान कहते हैं। जैसे इसकी जगह का ध्यान ना दें, ये कहाँ लगा हुआ है, तब इसको जो है हम वास्तविक मान कहेंगे। जैसे ये यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, इसकी वैल्यू जो प्लेस के हिसाब से थी, प्लेस के अकॉर्डिंग वो हम चर्चा नहीं करेंगे, तब ये जो है वास्तविक मान कहा जाता है। तो इसका वास्तविक मान 5 है, यहाँ भी इसका वास्तविक मान 5 है। अगर जगह के हिसाब से बताना, यानी स्थानीय मान बताना हो तो स्थान पे देख के बताएंगे। अगर वास्तविक मान बताना हो तो कहीं भी रहे, जो है जो पढ़ते हैं वही उसका वास्तविक मान होगा। और वास्तविक मान को हम जातीय मान भी कहते हैं, शुद्ध मान भी कहते हैं। इन 3 नामों से इसको जानते हैं। इंग्लिश होती है रियल वैल्यू, स्थानीय मान की इंग्लिश होती है प्लेस वैल्यू। तो ये सब कक्षा 6-5 के लेवल की बातें थी, हमने समझ लिया। अब इसी में दार्शनिक प्रणाली की फिर से चर्चा कर लेते हैं। अगर देखें, मान लीजिए हमने लिखा है 12,000
729। यहाँ पे अगर दशमलव हम लगा दें तो ये संख्या हो जाती है 127.29, यानी दशमलव के इधर जो है वस्तु दसवां हिस्सा हो जाती है, सॉरी 10वां हिस्सा हो जाती है। और 10 इधर जब जाएंगे तो 10 गुना होती जाती है, इधर हम जाएंगे तो 10 गुना कम होती जाती है। बात समझ में आ रही है? इसी क्रम में हम चलेंगे। अब हम संख्या को समझ लिए, संख्या किसे कहते हैं तो एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, जिससे हम कुछ गिन सकें, माप सकें और उसको प्रमाणित ढंग से लिख सकें। जिस गणितीय वस्तु से उसका लेखन और मापन होता है उसको हम संख्या कहते हैं, यानी जिससे वस्तु का बोध हो जाए कि वो है कितनी, परिमाण में या मात्रा में है कितनी, उसे हम संख्या कहते हैं। और संख्या में प्रयुक्त होने वाले अंकों को संख्यांक कहते हैं। उसका मान दो प्रकार से निकाला जाता है, एक वास्तविक मान और स्थानीय मान। तो वास्तविक मान क्या होता है, जो जिस रूप में वो जो संख्या है, जो अंक है वही रहेगा, और जो स्थानीय मान होता है उसके स्थानीय इकाई जाए सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़ के हिसाब से चलते हैं। इस तरह से अगर हम चलते तो इसको जो है राष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है। और जो इसी को हमारे देश के बाहर मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन में पढ़ा जाता है, उसका जो है इधर से 3 अंकों के बाद कामा लगा के 3-3 अंकों पे लगाते हैं वो लोग, उसका अलग सिस्टम है। उसको बाद में अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो दार्शनिक प्रणाली भी हम लोग कुछ संक्षेप में समझ गए और अंकों को भी समझ गए। अब हम लोग चलेंगे संख्या के प्रकार पे विशेष चर्चा करेंगे, और आने वाले भविष्य में संख्याओं को अलग अलग तरीके से जानकर प्रैक्टिस भी करेंगे खूब बढ़िया से, ताकि कमज़ोर बच्चे और जो लोग जानते हैं, जो इसमें अपने को विद्वान समझते हैं, उनको भी ये वीडियो बूस्ट करेगी, कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अब बात आती है कि संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या के प्रकार, तो संख्या के प्रकार ऐसे हैं, संख्या के प्रकार की बात करें तो आती है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, भाज्य संख्या, इसी को संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं। फिर आती है बात अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या। इसके बाद आती है आपकी क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या मतलब कंसेक्यूटिव नंबर, संपूर्ण संख्या मतलब परफेक्ट नंबर, सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, इसी को संयुक्त या यौगिक, कंपोजिट मतलब जुड़ा हुआ, किसी से जुड़ के बना है, जिसको हम अलग अलग बढ़िया से कर सकते हैं पूर्ण रूप से। अब इसको दोस्तों हम लोग डिटेल में सबको समझेंगे, उसका परिचय और उदाहरण प्राप्त करेंगे, ताकि कंपटीशनल लाइफ में, देखिए एकेडमी का लक्ष्य ही आजकल कंपटीशन हो गया है। तो कंपटीशन लाइफ में जब सवाल आता है कि सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, प्राकृतिक संख्या कौन है, सम संख्या कौन है, विषम संख्या कौन है, एक कैसी संख्या भाज्य है कि अभाज्य है, तो इसमें हम कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने शुरुआत में यही वीडियो में कहा था कि आदमी को अगर जानेंगे तो उससे हम रिश्ता, व्यवहार, उसके अनुकूल क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। उसी प्रकार हम संख्या को समझ लें, संख्याओं के प्रकार को समझ लें। उसी जिस प्रकार मेले में बहुत से आदमी हो सकता है वही आदमी यहाँ मेला का दर्शन करने आया हो, दार्शनिक हो, लेकिन वही अगर वर्दी पहन के अपनी ड्यूटी कर रहा हो तो वो वहाँ पे उस पद का अधिकारी, जैसे इंस्पेक्टर पुलिस कहा जाएगा। लेकिन वही आदमी अगर गांव पे चला गया, खेती कर रहा है, तो उसे तब किसान कहेंगे। उसी प्रकार जितनी भी संख्याएं हैं वो रूप बदल के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से आई हुई हैं। आज उसको हम लोग पूरा समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो हो सकता है कि लंबी हो, लेकिन प्लीज स्किप करके ना देखिए, अगर पूरा देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसमें हम इस पे चर्चा करेंगे। तो जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, नेचुरल 1 2 कामला 3 4 5 6 ... इसका कोई अंत नहीं है,
संख्याओं का कोई अंत नहीं होता। तो एक से शुरू हो और अंत तक, एक से शुरू होकर अंत तक चले तो उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। सवाल बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के अक्सर कंपटीशन पूछा जाता है। मैंने बहुत बार देखा है इस चीज़ को, बहुत से लोग बता पाते हैं, बहुत से लोग नहीं बता पाते हैं। जो नहीं बता पाते वो ध्यान से समझें, कितना हो कमज़ोर बच्चा हो समझ में आ जाना चाहिए। ये हम लोग का प्रयास है। तो देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाती है 1। इस पे सवाल आ चुका कई बार। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? तो जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आती है दोस्तों नंबर 2 पे पूर्ण संख्या। तो इसी से इसको हम लोग निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 6 रुपये थे, वो हम खा गए तो बचा 5 रुपया, वो भी खा गए। मान लीजिए 1 रुपया तो बच गया 4। 4 में से भी 1 कम हो गया या खा गए या लेस हो गया तो बच गया 3। उसमें से भी तो 2। अब ये भी खत्म हो गए, तब क्या बचेंगे? तब कोई नाम नहीं था यहाँ, इसके हिसाब से देखा जाए तो कोई नाम नहीं है। तो कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, तो उसको शून्य कहा गया। तो शून्य को लगा देने से ये बात पूरी हो जाती है। तो 0 1 2 3 4 5 6, यानी फिर वही पैटर्न रहेगा। 0 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं हैं कामा लगाने के बाद वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसमें सवाल बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो उत्तर हो जाता है 0 या 0। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो 2 संख्याओं को हम लोग जान लिए। अब आती है बात सम संख्या की। सम संख्या क्या है? तो सम संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। जैसे 16 में अगर हम 2 से भाग देना इसमें पड़ता है सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। तो 2 8 जो हो जाएगा 16। तो हमने देखा कि इसमें कोई शेष नहीं बच रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब पूरा ये विभाज्य हो गई। जब फुल डिविजिबल है, पूर्ण विभाजित है, तो ये जो संख्या 16 है 2 से पूर्ण विभाजित है, तो इसको हम सम संख्या कहते हैं। इसी के उल्टा विषम संख्या यानी 8 नंबर किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या। जैसे कि 17 ले लीजिए। 17 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 8 16 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 1 बच जा रहा है। 19 अगर ले लें तो अब यहाँ पे जो है 18 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा। अगर हम यहाँ पे 21 ले लें तो जो है कि यहाँ पे 1 शेष बचेगा। इस तरीके से जब 1 शेष बच रहा है तो पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होती है, यानी 2 से पूरी नहीं कटती है, पूरी विभाजित नहीं होती है, तो इसे हम कहेंगे विषम संख्या। जैसे सम संख्याओं में देख लीजिए एक बार फिर से, 2 4 6। अगर हम 1 से चलें तो 1 छोड़ करके एक संख्याएं जो है सम होती हैं, एक छोड़ उसकी जो छोड़ी हुई संख्याएं एक छोड़ करके विषम होती है। जैसे यहाँ 2 तो यहाँ 3, तो यहाँ आपका 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। तो देखिए ये जो है विषम, ये सम, फिर ये सम, फिर ये सम, यहाँ पे सम, तो ये भी सम। अगर इसको देखें ये विषम है तो फिर ये विषम, 1 छोड़ करके फिर ये विषम, फिर यहाँ पे आपका 9 मिलेगा, वो भी विषम, क्योंकि 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, इसमें शेष बच जाएगा। तो जिसमें शेष बच जाए जो पूर्ण डिवाइड नहीं 2 से होता है वो विषम संख्या है। इसके बाद हम देखेंगे भाज्य संख्या किसे कहा जाता है। भाज्य का मतलब होता है जिसमें भाग चली जाए, लेकिन एक शर्त है। भाज्य संख्या हम उसे कहेंगे जो 1 से भाग उसमें जाए और खुद से जाए, जो वो संख्या हो 1 से जाए और खुद से जाए, इसके अलावा किसी और संख्या से, ये शर्त है, किसी और संख्या से भाग उसमें जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 9 को ही ले लीजिए, तो 9 में दोस्तों 1 से भाग चली जाएगी, 9 में दोस्तों खुद से भाग चली जाएगी, और 9 में 3 से भी भाग चली जाएगी। तो इस तरीके से ये जो 9 हो गई वो भाज्य संख्या है। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिसमें खुद से भाग जाएगी या फिर 1 से जाएगी, मगर किसी और से जाने वाली नहीं होती, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए 13 में आप भाग दीजिए तो 1 से चली जाएगी या फिर 13 से, इसके अलावा किसी से भाग देंगे तो इसमें भाग जाने वाली नहीं, पूरा विभाजित होने वाला ये नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को जो 1 के अलावा और खुद के अलावा किसी और से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। उदाहरण देख लेते हैं, कुछ उदाहरण है, जैसे 11 13 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 7
7 भी इधर छूट गया, 5 है, 3 है, 2। इस पे कई बार सवाल आ चुका है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, कंपटीशन में अक्सर सवाल आते हैं, तो हम बताएंगे 2। अब पूछिए 1 क्यों नहीं, क्योंकि 1 में परिभाषा है अभाज्य संख्या की कि जिसमें खुद से भाग जाए और 1 से जाए। तो अभाज्य संख्या में अगर हम इसको लेना चाहेंगे तो इसमें 1 से तो भाग जा रही है, लेकिन एक ही खुद है, दूसरा कोई है नहीं, तो इसलिए इसको नहीं माना गया। अब आप पूछेंगे सर 1 क्या है, भाज्य की अभाज्य? तो 1 न तो अभाज्य संख्या मानी जाती है ना ही भाज्य, यानी ये ना ही अभाज्य और ना ही भाज्य, मतलब ना ही एक कंपोजिट नंबर है और ना ही ये प्राइम नंबर है। तो ये 2 जो है, क्यों सबसे छोटी प्राइम संख्या बनती प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें खुद से भाग जा रही है, इस 2 से भी और 1 से, और किसी से नहीं जा रही, तो अभाज्य हो गया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी? 2। अक्सर ये कंपटीशन में आ जाता है। इसी कड़ी में जो है 23 है, 29 है, 33 है, इस पे भी सवाल आते रहते हैं। जैसे 30 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, तो उसका सूत्र होता है, उस पर इसको जोड़ के लगाएं। जानेंगे, पहचानेंगे कि कौन सा अभाज्य है, कहाँ तक की बात की जा रही है, तभी तो उसको लगा पाएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में CHS वगैरह में पूछ देता है कि 1 से 10 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं का, 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग, 1 से 50 तक के सभी विषम संख्या घनों का योग, या कह देगा कि सभी अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग, या कह देगा सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो दोस्तों अगर सबको पहचानेंगे तभी तो उसके साथ क्रियाकलाप करेंगे, व्यवहार करेंगे कि किसको क्या कितना करना है, किसका घन करना है, किसका वर्ग करना है, और किसका पहचानेंगे, जैसे कौन सम है, कौन विषम है, कौन प्राकृतिक है, कौन पूर्ण संख्या है, कौन अभाज्य संख्या, कौन अभाज्य संख्या है। इस हिसाब से अगर आप व्यवहार करेंगे, फिर बात आती है कैसे उसको निकालेंगे, तो सबके सूत्र होते हैं। इस सारी की सारी पढ़ाई जो हम लोग संख्या के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति भी इसको कह सकते हैं। इसका जो पूरा चैप्टर है बहुत व्यापक है, सबको अलग अलग समझने के लिए, सबको अलग अलग हम टॉपिक पे जब एक्सरसाइज करेंगे, लेक्चर लेंगे, समझेंगे, तो हम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में, अपने एकेडमिक लाइफ में हम किसी भी, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी सवाल से हम जूझ लेंगे, उससे जीत लेंगे, हल कर देंगे। सही है ना? तो दोस्तों इसी कड़ी में संख्या के प्रकार में हम आ गए थे अभाज्य संख्या तक। अब सहअभाज्य संख्या कहते हैं वे 2 संख्याएं जिनका मौसा सिर्फ 1 हो, जिनका मौसा सिर्फ 1 हो। जैसे 4 और 7, इन दोनों का जब मौसा निकालेंगे तो इनका मौसा निकलेगा ही नहीं, सिर्फ अंत में एक मौसा निकलेगा। तो इन दोनों संख्याओं को जो है सहअभाज्य कहा जाता है। फिर बात आती है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसको समझ लें हम। वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का जो योग है वो इस संख्या के दुगुनों के बराबर है, कोई भी संख्या हो। तो जैसे इसका अपवर्तक लेते, जैसे 1, इसका अपवर्तक मतलब जिसकी भाग इसमें चली जाए, तो 1 की भाग इसमें चली जाएगी, 2 की भी भाग इसमें चली जाएगी, 3 की भाग 2 3 6, 3 दूना 6, 4 की नहीं जाएगी, 5 की नहीं जाएगी, 6 की नहीं जाएगी, सॉरी 6 की जाएगी। यही सारे इसके अपवर्तक हो गए। अब इनका योग करते हैं। इनका जब हम योग करेंगे तो 1 धन 2 धन 3 धन 6, तो 6 3 9, 2 11 1 12। तो ये जो 12 है इसके दूने के बराबर है, इसलिए जो ये संख्या है इसको हम परफेक्ट नंबर दिया गया। संख्याओं के प्रकार में एक स्थान नाम दिया गया इसको हम संपूर्ण संख्या कहेंगे। संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। तो अगर कहीं पूछ दे ऐसे कि परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, तो परिभाषित करने की क्षमता आप में आप जानते हैं यानी पहचानते हैं, तो इसे आप कंपटीशनल विकल्पों में से चुन पाएंगे, जान पाएंगे। कैसे जानेंगे फिर समझ लीजिए। उस संख्या को लिख लेंगे, उसके सारे अपवर्तक बिछा लेंगे, उसको जोड़ लेंगे, और जो जुड़वा आया हुआ है यहाँ पे वो इसका दुगुना करने पर अगर बराबर हो जाता है तो वो संख्या परफेक्ट संख्या या संपूर्ण संख्या कही जाती है। जैसे 7 को अगर हम ले लें, 7 को लेते 1 से भाग जाएगी और 7 से जाएगी, 7 1 8 हो गया। इसका दुगुना करेंगे तो 14 होगा, तो ये दोनों मैच नहीं करेगा, तो ये संपूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे हम कंपटीशन लाइन में पहचान लेंगे। अपने एकेडमिक लाइफ में भी कक्षा 6 के सिलेबस में भी है, यूपी बोर्ड।
अब आती है दोस्तों क्रमागत संख्या, कंसेक्यूटिव नंबर। क्रमागत संख्या, कंसेक्यूटिव नंबर, नाम से ही अर्थ को पकड़ सकते हैं। क्रमागत, क्रम आगत, क्रम मतलब नंबर वाइज, जैसे हम लोग कहीं लाइन में नंबर लगाते हैं, और आगत मतलब आने वाले। क्रमागत नंबर जैसे एक के बाद आया है दो, दो के बाद आया है तीन, तीन के बाद आया है चार, चार के बाद आया है पाँच। ये सब क्रमागत संख्या है, क्रमागत नंबर इनको कहेंगे, कंसेक्यूटिव नंबर। अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं, जैसे इसमें देखिए, इसमें भी थोड़ा इसको मैं और डिटेल में बता दूं। क्रमागत संख्याएं दो प्रकार से बढ़ जाती हैं। पहला हो जाता है आपका सम क्रमागत संख्या, इसमें पहले सम को बांटेंगे, सम संख्याओं को और विषम को, इस तरह समझ लेते हैं। तो सम में जैसे ये 2 है 4 है, ये इसके बाद ही तो आया है, इसके बाद ही तो क्रम आया, ये तो विषम में है इसलिए नहीं। तो सम संख्या अगर सम क्रमागत संख्या कहेंगे, सम क्रमागत संख्या कहेंगे अगर, तो हो जाएगा 2 4 6 8। विषम अगर कहेंगे तब हो जाएगा 1 3 5 7। तो ये अब इसके भी बंटवारे हो जाते हैं। इसमें अगर कहीं ऋण 2 लिखा है, ऋण 6 लिखा है, ऋण 8 लिखा, ये सब संख्याएं जो है ऋणात्मक सम क्रमागत संख्या कही जाएंगी। इसमें भी वही बात है, अगर ऋण नहीं लगा है तो धनात्मक कही जाएंगी। इसमें अगर ऋण 1 ऋण 3 ऋण 5 लगा है तो ये ऋणात्मक विषम क्रमागत संख्याएं कही जाएंगी। और अगर मान लीजिए धन लगा है तब धनात्मक विषम क्रमागत संख्याएं कही जाएंगी। इस पे सवाल इससे अच्छा यहीं से पैदा हो जाता है आपका आरोही, सॉरी, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती। इसको भी समझ लेते हैं। उत्तरवर्ती संख्या, कभी कभी सवाल आ जाता है उत्तरवर्ती किसे कहते हैं। शब्दों को लड़के नहीं पकड़ते, नहीं समझते, जो कमजोर हैं, जो समझते हैं वो आप इसको रिपीट कर लें, समझ लें, और अच्छी बात है। उत्तरवर्ती, या एक शब्द आता है पूर्ववर्ती, इसी से मिलता जुलता है। उत्तरवर्ती को हम अनुवर्ती भी कहते हैं, अनुवर्ती। अनु का मतलब है पीछे और उत्तर का मतलब है बाद। हिंदी में जरा समझ लीजिएगा, उत्तर का शाब्दिक अर्थ होता है बाद, अनु का मतलब होता है पीछे, यानी कि बाद में आने वाला, यानी पीछे आने वाला। तो 1 के बाद ही 2 आया है, 2 के बाद ही 3 आया है, 3 के बाद ही 4 आया है। तो ये जो है 2 जो है इसका उत्तरवर्ती संख्या है। ये जो है क्या इसका है, जैसे अगर मान लीजिए कोई आदमी है, वो आदमी इस लड़के का पिता है, मान लीजिए ये जो आदमी है इस लड़के का पिता है, तो ये जो पिता है इसका ये पुत्र भी तो है। ठीक इसी प्रकार, यानी कि जब जिस प्रकार हम आपको कुछ दे रहे होते तो उसी समय आप ले भी रहे होते हैं। जैसे हम आपको मार रहे हैं तो आप उसी समय मार खा भी रहे होते हैं, दोनों क्रियाएं संयुक्त हो रही हैं, लेकिन कहा जाता है एक पक्ष से कि हमने इसको मारा, ठीक उसी समय वो मार भी खाया। तो जैसे ये अगर ये इसका, ये 2 इसका अनुवर्ती या उत्तरवर्ती है, तो ये भी तो इसका कुछ लगेगा, कुछ रिलेशन होगा, कुछ संबंध होगा, कुछ उसका संयोजी क्रियाएं होंगी। तो ये जो है इसका पूर्ववर्ती, यानी एक पीछे आने पर पूर्ववर्ती निकल जाता है। ये सब टाइप की जो बातें हैं वो सब क्रमागत संख्याओं में आती है। सवाल आता है जैसे कह देगा कि 1 से 10 तक सभी धन सम संख्याओं का, क्रमागत सम संख्याओं का योग बताइए, तो जानेंगे तभी लगा पाएंगे। तो यहाँ पहचानने के लिए ये वीडियो बना है। दोस्तों, संख्याओं के प्रकार के क्रम में अगली संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकें
उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और q के बराबर 0 तो नहीं होना चाहिए, पहली बात कभी भी, यानी कि अंश और हर के रूप में जिसको लिख सकें उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ले लीजिए उदाहरण 4/7, 4/7। देखिए अंश के रूप में यहाँ 4 आ गया और हर के रूप में 7। तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे। ऐसी का मतलब 9/11 भी हो सकता है, 22/3 भी हो सकता है। ये सब संख्याएं जो हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। देखिए यहाँ पे 0 नहीं लिया गया, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए था, 0 यहाँ नहीं लिया गया, 0 यहाँ नहीं लिया गया, 0 यहाँ नहीं लिया गया। जबकि 0 को पूछेंगे कैसी संख्या, तो 0 एक परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे बटा 1 लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। और जैसे आपने लिख दिया 5/4, तो इसका मतलब तो ये भी हुआ कि 5 में हम 4 की भाग देंगे, तो 5 की भाग इसमें जा रही है एक बार, यहाँ पे 1 बच रहा है, दशमलव लगाया तो यहाँ 10 हो गया, 4 दूनी के यहाँ 8 होता है तो 2 बचता है, 0 अपने आप बढ़ जाएगा, 4×5 = 20। तो 1.25 भी एक परिमेय संख्या है, और 5/4 भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक कि 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने से इस 5 के गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए 5/1 लिख सकते हैं। और 5/1 जब लिखेंगे तो ये एक प्रकार की परिमेय संख्या, इसी नाते से ये 5 भी एक परिमेय संख्या मानी जाती है। ये बात आपको स्वीकार करना होगा, समझना होगा। जैसे 5/6 भी एक परिमेय संख्या है, 2/8 भी एक परिमेय संख्या, 2.8 भी एक परिमेय संख्या है। तो ये सब परिमेय संख्या कैटेगरी में आते हैं। इसको अगर पहचान लेंगे, इसके गुणधर्म को समझ लेंगे, तो फिर इससे जुड़ी हुई कुछ सवाल, जैसे परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम, अवरोही क्रम इत्यादि भी हम समझ जाएंगे, जो हमारे एकेडमिक लाइफ में और कंपटीशन लाइफ में हमको फायदा करेगा। तो दोस्तों परिमेय संख्या के बाद अब हम समझते हैं ये परिमेय संख्या को साथ में, अभी इस पर हम विस्तार से पार्ट वाइज पढ़ाएंगे भी अपने बच्चों को। इसकी भी वीडियो आगामी समय में आपको मिलती रहेगी। अब इसी क्रम में परिमेय संख्या के बाद आता है नंबर अपरिमेय का, इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या ये किसको कहेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। तब इसके साथ आप इसके साथ कुछ, जैसे 10 में 9 में ये सब आपको कोर्स में आपके मिलेगा, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी पैटर्न में आपको मिलेगा। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा, सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह सवाल आते रहते हैं। अपरिमेय कहते हैं जिसको, देखिए जैसे ये पाई है, तो पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं। करणी में 2 है, इसका मान शुद्ध नहीं निकलेगा, ये बाहर नहीं आ पाएगा, तो इसको अपरिमेय संख्या कैटेगरी में रखा गया है। करणी में 3 है, यह एक अपरिमेय संख्या है। करणी में 5 है, तो ये सब जो है अपरिमेय संख्या कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद अगर इसका मान, जो पाई का मान माना जाता है 22/7, तो 22/7 अगर हम लिख दें तब ये परिमेय हो जाएगा। ये एक थोड़ी सी अजीब लगने वाली रहस्यमयी बात है कि जब पाई लिख रहे हैं तो वह अपरिमेय है, और जब 22/7 लिख रहे हैं तब वह परिमेय है। तो दोस्तों ऐसा ही है, इसलिए हमको मानना पड़ेगा। अगर हम इसका मान निकाल दें दशमलव के रूप में, तब वो परिमेय संख्या के कैटेगरी में ही आएगा। तो ये हो गई हमारी जानकारी। ये जो वीडियो था सिर्फ इसलिए ही था कि संख्या के बारे में पूरा जाने, संख्या के प्रकार, उसकी पद्धति। फिर एक एक चैप्टर पे हम जब प्रैक्टिस करेंगे, जब जान जाएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके गुणधर्म को समझेंगे और उसमें अंतर कर पाएंगे। सम क्या है, देखिए 5 को हम देखेंगे तो विषम भी है, ये परिमेय भी है। अगर कोई पूछे परिमेय है, कहेंगे हाँ ये परिमेय संख्या है। 5 को अगर देखेंगे तो ये विषम संख्या भी है, ये प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या में से भी आई हुई है। तो इस तरह से हम सबको पहचान निकाल लेंगे, उसके गुणधर्म को, उसके साथ गणितीय संक्रिया। परिमेय अपरिमेय हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। देखिए मेरे वीडियो में एक शब्द वास्तविक एक जगह और आया था, वह वास्तविक मान था, रियल वैल्यू था। यह वास्तविक संख्या है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वास्तविक संख्या अपनी जगह पे एक अलग चीज है, वास्तविक मान अपनी जगह पे एक अलग चीज है। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, मतलब
कैसे पहचानेंगे, क्या होती है उसको समझते हैं। रियल नंबर, तो ऐसे आमतौर पे कहा जाता है कि रियल नंबर जो है परिमेय और अपरिमेय के मिलने से बनती है, लेकिन परिभाषा ये होती है कि जिन संख्याओं का वर्ग कर दें, चाहे कोई संख्या हो, उसका हम वर्ग कर दें, इसके बाद कोई धनात्मक संख्या हमको मिल जाए या फिर शून्य मिल जाए, यानी कोई भी संख्या उसका हम वर्ग कर दें, तो हमको जो आउटपुट है वो मिलना चाहिए, उसका आउटकम या तो कोई धनात्मक संख्या मिल जाए या फिर जीरो मिल जाए, तो वो संख्या जो है वास्तविक संख्या कही जाती है। जैसे ऋण 2 का अगर हम वर्ग कर दें तो देखिए एक धनात्मक संख्या हमको मिलती है, इसलिए ये जो है वास्तविक संख्या है। इसके बाद ऋण 3 का अगर हम करड़ी में वर्ग कर दें तो ये आपका ऋण 3 ही प्राप्त होगा। ये कैसे हुआ, अगर जो नहीं जानते तो उसको अलग से समझना पड़ेगा। करणी में 3, ये वर्ग वर्गमूल जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे। करणी में 3 का जब वर्ग करेंगे तो करणी में -3 ही प्राप्त होगा, तो ये जो है वास्तविक संख्या नहीं है। तो अगर हम 0 का वर्ग कर दें तो 0 ही प्राप्त होगा, तो ये एक वास्तविक संख्या हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों रहा आपका संख्याओं के प्रकार। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से संख्या के प्रकार को बताने के लिए स्पेशली वीडियो, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि संख्या के प्रकार मतलब किसको क्या कहते हैं, इस पे मेरी पूरी कोशिश थी। और लगभग सब प्रकार की संख्याओं को हमने बताया, संक्षेप में सही, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन संक्षेप में ही बताने में, क्योंकि उसके प्रकार बहुत ज़्यादा हैं, तो सबको एक जगह आप समझ गए। बाद में अलग अलग सबको विस्तार से पढ़ेंगे, उस पर एक्सरसाइज करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आने वाले कंपटीशन में उसको हम अच्छे से जज कर पाएंगे और एक सटीक पॉइंट को चुन पाएंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। मैं रामजी कुशवाहा, MA BEd ट्रिपल TET, पुरानी बाजार भितरी, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। सादर शिष्टवत आभार।